कर रहे हैं दैट द एमनियोटिक लीनिएज इज मोनोफाइलेटिक, यानी कि एमनियोटिक लीनिएज जहां से शुरू हुई है दैट इज मोनोफाइलेटिक, यानी कि इसमें सिर्फ एक फाइलम आ जाता है, एक से ज्यादा नहीं आते। जब हम एक सिंगल, मोनो मीन्स वन, फाइलेटिक मीन्स फाइलम, लाइकवाइज पॉलीफाइलेटिक। पॉलीफाइलेटिक में क्या होगा कि पॉली मीन्स मैनी और फाइलेटिक मीन्स फाइलम। अगर एक करेक्टर बहुत ज्यादा जो है वो क्लास में आ रहा है तो इट मीन्स के फाइलम्स में आ रहा है, दे आर पॉलीफाइलेटिक, ठीक। एंड अगर एक ही फाइलम में आ रहा है दैट इज कॉल्ड मोनोफाइलेटिक। सो एमनियोटिक लीनिएज मोनोफाइलेटिक है, एक फाइलम से शुरू हुई है, देयर इज नो phylums included, ठीक। The birds and the mammals have a common ancestor with the reptiles. The birds and the mammals have a common ancestor with the reptiles. इसका मतलब ये है कि birds और mammals जो है उनके जो ancestor है, यानी कि उनके जो फोर फादर्स हैं, जो उनकी नस्ल है, वो कहाँ से निकल रही है, वो रेप्टाइल से निकल रही है। यानी कि रेप्टाइल के बाद क्या बने, बर्ड्स बने, बर्ड्स से मैमल्स जो है वो बने, यानी कि ये सिंगल एक ही आ रहा है। अब जैसे हम मिसाल के तौर पर हम अगर बात करते हैं फंजाई की, अलजी की, they are polyphyletic. They look like animal, they look like plant, they look like algae, but they are not true. मीन्स उनके एक से ज्यादा जो है वो फोर फादर है। लेकिन बर्ड्स, रेप्टाइल, मैमल्स का अगर फोर फादर देखें तो वो एक ही है, दैट इज रेप्टाइल। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट मोनोफाइलेटिक। सो ये बात क्लियर है कि क्लैडिस्टिक जो बताता है एमनियोट लीनिएज के बारे में दैट इज मोनोफाइलेटिक। उसके बाद है it is rule of the cladistic analysis that animal with most recent common ancestor must be placed in a particular taxon. इसका मतलब ये है कि जो जब हम उसको देख रहे हैं, उसकी खानदान को, उसकी लीनिएज को, तो जितने भी रीसेंट कॉमन एंसेस्टर हैं उनको एक ही टेक्सा के अंदर रखा गया है, ठीक। जैसे कि बर्ड्स और मैमल को कौन से टेक्सा में रखा गया, दे आर द एंसेस्टर विद द रेप्टाइल्स, कि वो कहाँ से मिल रहे हैं। जो फर्स्ट रेप्टाइल था, अगर आपको आर्चियोप्टेरिक्स याद हो, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में, इंटर में पढ़ा, फिर आपने यहाँ पर भी मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में पढ़ाया कि आर्चियोप्टेरिक्स इज अ एंशिएंट फॉसिल बर्ड having a both character of reptiles and birds, means ये lineage बता रहा है birds और reptiles की, ठीक। तो इस ये lineage क्लियर करता है कि they are the forefather of birds. But traditional classification does not include birds and mammals in class Reptilia. But traditional अगर हम उसे देखें तो birds और mammals एक क्लास रेप्टाइलिया के अंदर इंक्लूड नहीं होते। बर्ड्स के अपने कैरेक्टर है, मैमल्स के अपने कैरेक्टर है, बट दे ओरिजिनेट फ्रॉम द रेप्टाइल्स, ठीक। जिस मिसाल के तौर पर अगर हम लोग हैं, अगर हमारी शक्ल अपने पेरेंट्स से मिल रही है, वी आर दी ट्रेडिशनली अगर हम देखें तो हम लोग जो है, हमारा जो कैरेक्टर है वो कहाँ पर आ रहा है, वो जो है वो हम लोग अपने पेरेंट्स से मिल रहे हैं, लेकिन हमारा कैरेक्टर हमारे जो फोर फादर है उनसे भी कहीं ना कहीं जो है वो मिल रहा है। इट डजंट मीन कि हम लोग जो है हमारा उनसे कनेक्शन नहीं है, हमारा उनसे कनेक्शन जरूर है, लेकिन हमारे बहुत सारे कैरेक्टर उनसे डिफरेंट है। According to cladistic interpretation, birds should be classified as reptiles with the dinosaurs. Similarly, cladistic interpretation also developed close relationship between mammals and synapsid reptiles. इसका मतलब ये है कि cladistic interpretation हमें ये बताती है कि reptiles like dinosaurs का reptiles का mammals के साथ बहुत close relationship है। एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स, यहाँ तक क्लियर है, समझ आ रहा है यहाँ तक? यस मैम, समझ आ रहा है। इसके बाद एवोल्यूशनरी सिस्टमैटिक्स,
evolutionary systematics disagree that these cladistic interpretation, यानी कि जो cladistic method के हिसाब से according to cladistic method के इन्होंने जो भी अभी हमने बातें डिस्कस की, उन सारी बातों को evolutionary systematic जो है वो क्या करता है, disagree होता है. How? These explain that the birds and mammals have important morphological, behavioral and ecological characteristics. Birds और mammals जो है उनकी morphology यानी कि बाहर की appearance, behavioral उनकी behavior, ecological characteristic उनकी जितनी भी ecology है, biology है, उन characters जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपस में जो है वो characters जो है वो explain फॉर्म में नहीं है. सो फॉर एग्जांपल फीदर एंड एंडोथर्मी इन द बर्ड्स, हेयर, मेमोरी ग्लैंड्स, एंडोथर्मी इन मैमल्स. इसका मतलब ये है कि एवोल्यूशनरी सिस्टमेटिक के हिसाब से इनकी जो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक हैं दैट मस्ट बी ऑब्जर्व, लाइक फीदर एंड एंडोथर्मी के बर्ड्स के अंदर जो है वो अपना endothermy is another term for the regulation of body temperature. अंदर से अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड एंडोथर्मी. ठीक. हेयर, मेमोरी ग्लैंड्स, एंडोथर्मी इन मैमल्स. अब मैमल्स की एंडोथर्मी और बर्ड्स की एंडोथर्मी की आपस में क्या करनी है, इनकी अगर वाकई ये एक ही खानदान के हैं, एक ही मोनोफाइलेटिक लीनिएज है इनकी, so they should observe either their endothermal process कहीं ना कहीं पर सिमिलर है या नहीं. मेमोरी ग्लैंड्स सिमिलर है नहीं है. हेयर और फीदर में क्या डिफरेंस आ रहा है, तो ये सब चीजें ऑब्जर्व करने के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं. These characteristics suggest that birds and mammals should be placed in separate class. अब देखो, अगर हम देखें तो बर्ड्स के अंदर तो फीदर होते हैं, लेकिन मैमल्स के अंदर जो है वो हेयर्स होते हैं. मैमल्स के अंदर मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, जबकि बर्ड्स जो है वो एग देते हैं. सो ये कैरेक्टर तो आपस में नहीं मिलते, दोनों के कैरेक्टर अलग अलग है. सो ये बताते हैं कि बर्ड्स और मैमल्स जो है वो अलग अलग क्लासेस में रखे जाएंगे. सो जबकि पीछे वाले हमने क्लाडिस्टिक मेथड में ये बताया कि अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन रेप्टाइल्स एंड मैमल्स हैविंग अ रिलेशनशिप, whereas evolutionary systematic जो है वो क्या बताता है, they both having different characteristics, so how can we include both in same class? So that's why evolutionary systematic disagree with the cladistic interpretation. Evolutionary systematic take them as important character. They conclude that these characteristics have a great importance in the taxonomy of these groups. Obviously, collectively हम इसे कहते हैं taxonomic work. Taxonomy, systematic classification of the animal, whether the are classified according to their body forms and function. हम लोगों ने पीछे भी पढ़ा था कि फाइलम, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, उसमें हमने यही पढ़ा था कि किस किस बेसिस पे हम रखते हैं कि अगर मिसाल के तौर पर ह्यूमन का ऑर्डर जो है वो मंकी के ऑर्डर से मिलता है, बिकॉज बोथ हैव अ similar characteristics, so that's why they have a same order or same family, phylum. ठीक. सो इस वजह से सिस्टमेटिक एवोल्यूशनल और क्लैडिस्टिक मेथड के अंदर डिफरेंस है. बहरहाल दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक हमें लीनिएज के बारे में तो बताते ही हैं कि कौन कहाँ से निकला है. इसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ रेप्टाइल्स, क्या रेप्टाइल्स कितनी क्लासेस में डिवाइडेड है, हाउ मेनी क्लासेस प्रेजेंट इन अ reptilia. Class Reptilia include many diverse species that are classified into 4 living clades. क्लेड कहा जाता है किसी बड़े ग्रुप को. रेप्टाइल्स जो है एक बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज के अंदर आ जाती हैं, और इसको हमने 4 क्लेड्स के अंदर डिवाइड कर दिया है. दैट इज क्रोकोडाइलिया, स्फेनोडेंशिया, स्क्वामेटा एंड टेस्टोडाइन्स.
क्रोकोडाइलिया के अंदर क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर्स आ जाते हैं। सेफिनोडेंशिया के अंदर ट्वेटेरास आ जाते हैं। स्क्यूमेटा के अंदर लिजर्ड एंड स्नेक्स आ जाते हैं। वेरिस टेस्टुडाइन के अंदर टर्टल्स आ जाते हैं। और इन चारों को हम वन बाय वन करके आगे डिस्कस करेंगे। These are 25 species of crocodilia. क्रोकोडाइल ग्रुप के अंदर 25 स्पीशीज आ जाती हैं। सेफेनोडेंशिया के अंदर 2